नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो जो मैंने इससे पहले का जो लेक्चर डाला था लाइट चैप्टर का, वो फर्स्ट पार्ट था। अभी जो है ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं और कम्प्लीटली मिरर के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये मैं शुरू करना चाहता हूँ। जो रिलेशन हम लोगों का रहता है R इक्वल्स टू 2F या F इक्वल्स टू हाफ ऑफ R, जो भी हम लोगों का फोकल लेंथ होता है, जो भी हम लोगों का फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। और ये लेक्चर करने से पहले हम लोगों ने पैराएक्सियल लाइंस और मार्जिनल लाइंस भी हमने पढ़ा था, है ना। तो वो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके अच्छे से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ कॉनकेव मिरर के साथ। आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों को प्रूफ करना है कॉनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होगा, यानी कि डबल होगा, या फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो देखिए यहाँ F मतलब क्या होता है? फोकस होता है। और F मतलब स्मॉल लेटर F मतलब फोकल लेंथ होता है, यानी कि ये जो F है ये फोकस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी है ये हम लोगों का फोकल लेंथ होता है। ठीक है। तो C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और PC मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोगों का डिस्टेंस। तो हम लोगों को यही सीखना है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस का डबल होता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सिंस BD एंड PC, नाउ सिंस BD एंड PC आर पैरेलल। इधर देखिए आप लोग, ये जो रेज है, जो इंसिडेंट रेज है ना, या तो ये जो इंसिडेंट रे BD और ये जो हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये अपने आप में पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। इसीलिए जो एंगल BDC होता है, BDC ये वाला एंगल जो होता है ये इक्वल होता है किस एंगल के साथ? DCP के साथ। यानी कि ये वाला एंगल जो है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल से हम लोगों का इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है। दूसरा चीज़ आप लोग देखिए, एंगल BDC ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होता है CDF के साथ। CD और F, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस पर हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन में क्या होगा? एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा। और थर्ड में देखिए एंगल DCF, यानी कि DCF, यानी कि ये वाला एंगल जो है, अभी खुद सोचिए, ये वाला एंगल से बराबर है और ये वाला एंगल ये से बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, ऐसा ट्रायंगल का जो इसका ऑपोजिट एंगल्स होता है ये भी इक्वल होते हैं। तो हमने देखा है, इधर आप लोग इधर देख सकते हैं, ये एक हम लोग अगर ये और ये एंगल इक्वल होंगे तो इसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, यानी कि ये साइड्स और ये साइड्स भी हम लोगों को क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल अपने आप में कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए ये जो हम लोगों का कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो रिफ्लेक्टिंग जो भी सरफेस है, ये हम लोग मानेंगे एकदम स्मॉल मानेंगे। क्या मानेंगे? एकदम स्मॉल मानेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कंसिडर करेंगे? DF इज इक्वल टू PF, ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि DF जो है वो PF के ऑलमोस्ट बराबर है, यानी कि ये जो लेंथ है ये हम लोगों का बराबर है मानेंगे। ये मानने से हम लोगों का क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं, अगर ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है तो ये साइड, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड अपने आप में क्या होगा? इक्वल होगा। और हमने क्या बोला? अगर F ये जो अपर्चर है ये छोटा होगा, हम लोग छोटा कंसिडर करेंगे, स्मॉल कंसिडर करेंगे, तो ये वाला जो है ये हम लोगों का क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं CF बराबर FP बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये जो है CF बराबर FD बोल सकते हैं। ओके, सॉरी FP बोल सकते हैं।
तो यहाँ देखिए देयरफॉर पी एफ इक्वल्स टू सी एफ, यानी कि पी एफ जो है ये सी एफ के बराबर है, यानी कि पी एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ये जो है पी एफ, ये जो पी एफ है ये हम लोग बोल सकते। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर अगर इसको छोटा कंसीडर करेंगे तो सी एफ बराबर पी एफ होगा, और पी एफ जो है इक्वल टू सी एफ होगा, और पी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी होगा। तो यहाँ से पी एफ का वैल्यू क्या है, एफ है, और पी सी का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से हम लोगों का रिलेशन प्रूफ होता है। अब यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, देखिए ये जो है एफ से लेके पी तक का ये जो है ये हम लोगों का फोकल लेंथ है, और पी से लेके सी तक का जो है ये हम लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हम लोग को यही प्रूफ करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है लेंथ, ये पी से लेके सी तक का जो भी लेंथ है उसका आधा होगा, एग्जैक्टली आधा होगा, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी डी एन, यानी कि एंगल बी डी एन, ये जो एंगल है ये इक्वल होगा सी डी, यानी कि ये वाला एंगल के साथ इक्वल होगा। यानी कि कौन सा बोला मैं, ये जो है ये वाला एंगल के साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और दूसरा देखिए एंगल बी डी एन, ये वाला एंगल जो है एंगल एन डी आर से इक्वल होगा, एन डी आर, ये वाला एंगल से। और आप लोगों को पता है ये लॉस के माध्यम से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तीसरा क्या है, एन डी आर, यानी कि एन डी आर, ये वाला एंगल जो है एफ डी सी के साथ इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एंगल एफ डी सी, यानी कि एफ डी सी, ये वाला एंगल बराबर किसके साथ होगा, एफ सी डी के साथ, एफ सी डी ये वाला से के साथ क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इक्वल होने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, ये वाला जो है ये वाला लेंथ, यानी कि एफ डी जो है, एफ डी बराबर क्या होगा, एफ सी हम लोग बता सकते हैं। अभी फिर से सिमिलर कंसिडरेशन क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है इसका अपर्चर हम लोग एकदम स्मॉल मानेंगे। ये करने से क्या होगा, ये जो एफ डी और एफ पी का लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो हमने अभी क्या बताया, एफ डी बराबर एफ सी बताया था। अगर ये दोनों सिमिलर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो पी सी का क्या है, हाफ है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी सी और एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर। तो ये है जो हम लोगों का प्रूफ करने का, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये प्रूफ करने का तरीका यही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्केव मिरर का बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, डेंटिस्ट के वहाँ यूज़ होगा, मेकअप मिरर वगैरह में यूज़ होगा, ईएनटी में यूज़ होगा, और सेविंग मिरर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का अगर बात करेंगे तो ये कार वगैरह में यूज़ होगा एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना। अब इसके पीछे का रीज़न अगर आप लोगों को पूछे, देखिए जो हम लोगों का ऑटोमोबाइल, देखिए हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, वहाँ हम लोग कैसे मिरर यूज़ करते हैं, पैराबोलिक मेटेलिक मिरर यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद कीजिएगा। ऑटोमोबाइल का हेडलाइट्स वगैरह में पैराबोलिक मेटेलिक मिरर यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का हेडलाइट का बल्ब रहता है ये कॉन्केव, जो भी कॉन्केव सरफेस रहता है हेडलाइट्स पे, उसका फोकस पे रखा जाता है, ताकि ये पैराबोलिक मिरर मेटेलिक मिरर पे रिफ्लेक्ट होके एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड हो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, एकदम दूर तक दिखाई देता है ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स वगैरह को। ठीक है, तो जिससे गाड़ी वगैरह से मतलब विजिबिलिटी हम लोगों का बढ़ जाता है। दूसरा, रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स कार्स आर वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इनसाइड। जो भी इमेजेस वगैरह कॉन्वेक्स मिरर से प्रोड्यूस होता है वो वर्चुअल रहता है,
इरेक्ट रहता है और स्मॉल साइज रहता है, जिसके वजह से कार ड्राइवर जो भी है उसको इस मिरर की वजह से एकदम काफ़ी लार्ज एरिया कवर करेगा। ओके, लार्ज एरिया ये अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि साइज भी छोटा है, तो अच्छे से पीछे का जो भी विजिबिलिटी है अच्छे से देख सकता है। इट प्रोड्यूस वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है। होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। देखिए, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल करता हो और उस मीडियम का जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी रहता है वो अगर डिफरेंट है, तो लाइट इस दौरान एक मीडियम से दूसरा मीडियम ट्रैवल करने के दौरान लाइट क्या होता है, बेंड होता है। क्या होता है, बेंड। तो इसी बेंडिंग ऑफ फिनोमिना को हम लोग, बेंडिंग ऑफ लाइट जो भी ये फिनोमिना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। जो हम लोग लिक्विड में पढ़ते हैं डेंसिटी, और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी में एक होता है ऑप्टिकली रेयर, है ऑप्टिकली रेयर, और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर। कि अगर कोई भी मीडियम से लाइट एकदम फास्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो मीडियम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और अगर किसी मीडियम से लाइट एकदम स्लोली ट्रैवल कर रहा है तो उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो एयर जो होता है वो ऑप्टिकली रेयरर होता है वाटर के कंपेरिजन पे, और वाटर जो है वो ग्लास के कंपेरिजन पे ऑप्टिकली रेयरर होता है। ठीक है, तो और इसी की वजह से जो हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट है, हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद वाटर में होता है, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, ग्लास पे पाया जाता है। तो यहाँ हम लोगों को नोट क्या करना है, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी होता है मीडियम का, वो लाइट का स्पीड के साथ डिपेंड करता है। इसका कोई भी नेचुरल डेंसिटी, जो भी मीडियम का नेचुरल डेंसिटी है, उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब टोटली इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें एक जो है लॉ है ये कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट है, जो आप लोगों को याद करना है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द टू सेपरेटिंग मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर हम लोग टू सेपरेटिंग मीडिया में ड्रॉ करते हैं, तो तीनों का तीनों रे सेम प्लेन पे ड्रॉ होते हैं, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट लॉ हुआ। जो सेकेंड लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखिए, फॉर अ डेफिनेट कॉलर ऑफ लाइट एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जब कोई एक पर्टिकुलर यानी कि डेफिनेट कॉलर ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है, उस दौरान जो भी ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो भी रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में देखिए आप लोग क्या याद करना, नोट क्या करना है, फॉर अ डेफिनेट कॉलर ऑफ वेवलेंथ लेमडा ऑफ लाइट। एक हम लोग ऐसा मतलब लाइट लेंगे जिसका एक फिक्स एक कॉलर होगा और एक पर्टिकुलर क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो इसके मुताबिक देखिए हम लोग किसी भी प्रकार का यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बार हम लोग चेंज करेंगे उसी हिसाब से हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, और फाइनली जब हम इन सभी का रेशियो निकालेंगे तो एक फिक्स रेशियो आता है। क्या आता है, एक फिक्स रेशियो आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ का एक फेमस रिलेशन है जो आप लोगों को याद करना है, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin 2। ठीक है, तो केस वन में देखिए, अगर इंसिडेंट ये यहाँ से काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहता है तो उस दौरान हम लोगों का क्या क्या रिजल्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो हम लोगों का जो है स्नेल्स लॉ के तहत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानने क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इफ एंगल आई इक्वल्स टू 0, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डेल क्या यानी कि डेविएशन कितना होगा, 0 होगा। इंडेक्स अभी जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अ मीडियम ईदर ऑप्टिकली रेयर डेंसर इज मेजर
इन टर्म्स ऑफ इट्स म्यू, यानी कि कोई भी मीडियम चाहे वो ऑप्टिकली रेयरर हो चाहे वो ऑप्टिकली डेंसर हो, उसको किसके टर्म्स पे मेजर किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स पे मेजर किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए म्यू का जो है, म्यू का दूसरा रिलेशन क्या है, सी बाई वी, क्या है, सी बाई वी, जहाँ सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, और वी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। ठीक है, तो इधर देखिए ये जो हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है, ये अपने आप में यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये आपको याद करना है। और म्यू इज अ नंबर विच टेल अस हाउ मेनी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन इज लेसर इन अ मीडियम देन एयर, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा वैल्यू है जिन वैल्यू के मदद से हम लोग कंपैरिजन कर पाते हैं किसी भी मीडियम पे जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन में कितना कम है, ठीक है, कितना स्लो चल रहा है, इसका कंपैरिजन देता। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को वैल्यू दे म्यू ग्लास इक्वल्स, यानी कि ग्लास का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब भी कोई भी लाइट ग्लास से ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड, जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है उसका कंपैरिजन पे 1.5 टाइम्स कम होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रिलेशन है जो कि आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ से आप लोग अगर शॉर्टकट में याद करना चाहे तो कैसे याद कर सकते हैं, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, लार्जर है, इसका मतलब क्या है, उस मीडियम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो वेलोसिटी अगर कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, एकदम कम दिया हुआ है, इसका मतलब है उस मीडियम पे उस लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो आप लोग इधर देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों का स्पेशल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मेंशन किया है, वो है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। देखिए म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट refractive index of a medium because refractive index of a medium is compared with respect to the refractive index of the air। mu equals c by v को हम लोग absolute reflective index of a medium बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो c है, c का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, लेस देन 1 कभी भी नहीं हो सकता। लेस देन 1 अगर हुआ तो इसका मतलब ये है उस मीडियम पे उस लाइट का स्पीड एयर में जितना स्पीड होता है लाइट का उससे भी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा स्पीड्स तो एयर में ही होता है, इसीलिए कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, जो सी है ये अपने आप में कांस्टेंट है, इसीलिए म्यू हमेशा किसके साथ डिपेंड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम के साथ डिपेंड होता है। तो यहाँ से सबसे फिफ्थ वाले में क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। देखिए लाइट के जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम पे लाइट ट्रैवल करते हैं उस दौरान बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को हम लोग क्यों मिलता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरा मीडियम जब लाइट ट्रैवल करता है उस दौरान लाइट का स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण बेंडिंग ऑफ लाइट हम लोगों को देखने को मिलता है। एंगुलर डेविएशन, ठीक है, तो एंगुलर डेविएशन में हम लोग बेसिकली 2 केसेस वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहला केसेस देखिए, क्या होगा अगर लाइट जब भी है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगा। याद रखना बच्चों, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करता है उस दौरान लाइट का जो है बेंडिंग, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल की तरफ बैंड होता है। इसीलिए एंगुलर डेविएशन अगर देखा जाए तो वो होगा I माइनस आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कंपैरिजन पे। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करता है तो इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर की तरफ क्या होता है, बेंडिंग होता है, जिसकी वजह से आर हम लोगों का आई से बड़ा रहता है, इसलिए एंगुलर डेविएशन कितना होगा, आर माइनस आई होगा। ठीक है।
कौन सा दो केसेस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता है? तो देखिए इधर सबसे पहला केसेस क्या है, जब इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है तो उस दौरान एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। इफ द रिफ्रैक्टिव, और दूसरा केसेस क्या होगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर द सेम, यानी कि अगर किसी भी दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है तो उस दौरान भी हम लोगों को बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता है। इसका हम लोगों का परफेक्ट एग्जांपल क्या है, जब क्रोन ग्लास रॉड इमर्स इन ग्लिसरीन, जब भी क्रोन ग्लास रॉड को ग्लिसरीन में हम लोग इमर्स करते डुबोते हैं उस दौरान बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रोन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। इसीलिए इधर देखिए ये डायग्राम आप लोग पेज नंबर, अपना बुक का पेज नंबर 58 से काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग मेन जो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस प्रकार से देखने को मिलता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो PQRS है ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जहाँ PQ और RS एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। सबसे पहले AO जो है ये हम लोगों का इंसिडेंट रे है और OB जो है ये हम लोगों का रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो BC है ये हम लोगों का क्या है, इमर्जेंट रे है। तो सबसे पहला इंसिडेंट रे आके ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ है यहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करने जहाँ ये पॉइंट ऑफ टच है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N1 करके, ठीक है। और ये जो है ये हम लोगों का एयर है जो कि अपने आप में डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। और ये जो ग्लास स्लैब है ये ग्लास है, यानी कि ये क्या है, डेंसर मीडियम है। फिर से जब बाहर निकलेगा तो एयर यानी कि रेयरर मीडियम पे ट्रैवल करेगा। अभी देखिए जब इंसिडेंट रे एयर से ग्लास की तरफ आता है तो मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज यानी कि रेयरर से डेंसर की तरफ आता है। और हमने पहले क्या पढ़ा था, जब भी कोई भी रेज रेयरर से डेंसर की तरफ आता है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। देखिए लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, जब इंसिडेंट रे को जब मैं स्ट्रेट खींचूंगा तो इसको आना तो इस तरफ था, स्ट्रेट लाइन आना था, लेकिन ये मीडियम चेंज होने के कारण, रेयरर से डेंसर में जाने के कारण ये नॉर्मल की तरफ मूव होता है, यानी कि इस तरफ क्या हो गया, ये बेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बना रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो एंगल है जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और यहाँ भी हम लोगों का दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आने के बाद फिर से दोबारा लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करता है। हमने क्या पढ़ा, जब भी डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करेगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड होगा। इसको देखिए, ये इसको जाना ये वाला रास्ता था, जाना ये स्ट्रेट ऐसा जाना था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होता है जो कि ये है। और ये वाला जो फाइनल रेज निकलता है इसे इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब शुरू में ये आया था इसको जाना एक्चुअल में ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन जाना था, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन है स्ट्रेट लाइन, तो लाइट हमेशा ऐसे जाना होता है, लेकिन बेंडिंग की वजह से फाइनली ये निकला ऐसे, यानी कि इतना ये जो गैप दिख रहा है ना, इतना डेविएशन हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये जो डेविएशन आप लोगों को दिख रहा है इस डेविएशन को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो वो वाला करने के बाद अभी हम प्रिज्म में देखेंगे। प्रिज्म में भी देखिए ये जो ए बी है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए सी जो है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये जो बी ए सी ये जो है ये से बोलते हैं, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो रे आ रहा है ये इंसिडेंट रे है, और ये बाहर का ये जो है एयर है यानी कि रेयरर है। ये प्रिज्म क्या है, ग्लास है जो कि डेंसर है, और फिर से ये जो बाहर आ रहा है ये हम लोग क्या है, रेयरर है। जब भी इंसिडेंट रे प्रिज्म का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई करता है तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ मूव होता है, एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे को जाना ये स्ट्रेट था, लेकिन रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रैवल करने के कारण ये नॉर्मल की तरफ मूव होता है। कहाँ की तरफ मूव होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ अंदर जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, यहाँ भी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है।
तो जब ये फाइनल में फिर से डेंसर से रेयर यानी कि प्रिज्म से जब बाहर निकलता है तो डेंसर से रेयर की तरफ मूव हो रहा है। एक्चुअल में इसको जाना तो इसको अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में इसको जाना तो ऐसे था, है ना, स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये डेंसर से रेयर की तरफ मूव होने के दौरान नॉर्मल से दूर बेंड हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए यहाँ से हम लोगों का इमर्जेंट रे देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में आप लोग देखिए, जाना इसको ऐसे था लेकिन बेंडिंग होके गया ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हम लोगों को दिख रहा है डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हम लोग ग्लास स्लैब है उसका डेविएशन को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसका डेविएशन को, प्रिज्म का डेविएशन को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग रिलेशन देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल के साथ हम लोग इमर्जेंट एंगल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म करेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शंस थ्रू अ प्रिज्म का। हम लोगों का इम्पोर्टेंट ग्राफ पूछा जाता है जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन का ग्राफ। अगर आप लोग देखिए, ये जो है वाई एक्सिस में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट करेंगे, और जो एक्स एक्सिस है इधर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जब शुरू में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो उस दौरान हम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। क्या होगा, घटेगा, एक पॉइंट तक घटेगा। फिर उसके बाद फर्दर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ना शुरू कर देगा। तो जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू सबसे कम रहता है, यानी कि सबसे मिनिमम रहता है, तो इधर देखिए दिस मिनिमम वैल्यू जो है, ये जो मिनिमम वैल्यू है, इसको हम लोग डेल मिनिमम से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है हम लोगों का मिनिमम वैल्यू। तो एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम अंडर द कंडीशन। तो ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम, यानी कि एकदम स्मॉलर वैल्यू जो है, उसका जो मिनिमम वैल्यू का कंडीशन कब होता है, वो कंडीशन होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जब बराबर होगा तो हम लोगों को डेविएशन सबसे कम देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी प्रिज्म के अंदर जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, अगर वो अपने आप में बराबर है तब भी हम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम देखने को मिलता है।